हाँ भैया, राम राम। तो स्वागत है आप सभी का दी इंदौरी शो में। और भैया आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा और सुना होगा। इवन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार 14 साल की एज में हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, लाइफ में कहाँ जाना है और कैसे पैसे कमाना है, कैसे कैरियर बनाना है, जिनसे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ। 14 साल की उम्र में भाई साहब, 14 साल की उम्र में एक कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के बेच दिया। आप क्या समझोगे उस बंदे को जिसने 7वीं क्लास में रहकर सॉफ्टवेयर सेल आउट कर दिया हो। तो भैया सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो पर कन्हैया शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंदौरी शो पर। बहुत बहुत तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कन्हैया शर्मा जो है एक लोकलाइट इंदौर का लड़का ही कह सकते हैं, कैसे थॉट आया कि यार मुझे 7 स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूँ लोगों के लिए कि यार 7वीं का बंदा सॉफ्टवेयर बना के बेच भी सकता है। बेसिकली ये कहानी जो 7वीं क्लास वाली है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो मेरा जो पूरा परिवार है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है। तो पिताजी पंडिताई करते हैं, आज भी करते हैं, तब भी शुरू भी पंडिताई से शुरुआत हुई। तो उस समय पर हमारे पिताजी आंगन में एक चौक है हमारे घर में, तो वहाँ उसमें आगे बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि देखो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो एक ऐसी ही इच्छा जागी कि हाँ अपन भी कुछ करते हैं। ऑनलाइन चीज़ें रिसर्च वगैरह करी, एग्ज़ाम वगैरह करी, और मैंने उनका कार्ड का यूज़ करके 25,000 रुपये भर दिए कि ठीक है ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, मैं भी इसको निकाल लूँगा और ऐसा कर लूँगा। अब वो चीज़ उस समय पर ऐसा था कि कंप्यूटर तो मेरे पास में था लेकिन समझ नहीं थी, इंटरनेट था ना, बट वो पैसे डूब गए। मतलब वो मेरे साथ में एक तरीके से स्कैम हुआ। मैं ना एग्ज़ाम ज्वाइन कर पाया और कुछ समझ में भी नहीं आया। और वो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि बस हाँ, बैंक खाली हो चुकी थी। 25,000 रुपये जो जमा करके रखे थे वो पिताजी को लगा फ्रॉड वगैरह हो गया कुछ। थोड़े दिन तो पता नहीं लगा, जब पता लगा तो फिर वो बैंक जाने लगे। तो मैं डरा, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे 250 रुपये दिए, 251 रुपये बेसिकली, कि ये लो ये और रखो, ये बचे हुए हैं तो ये और पैसे तुम रख लो। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे साथ में अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हो सकता है। और कहीं ना कहीं आईटी की तरफ फिर एक अट्रैक्शन बना कि मेरे को भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, मेरे को भी साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए। तो वो बस वहीं से जर्नी की स्टार्ट हुई। और स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कॉन्फिडेंसली चीज़ें मैं सीख रहा था। मैंने देखा कि वो इधर से उधर सामान ले जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, इंजीनियर परेशान है, आर्किटेक्ट परेशान है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया। अरे वाह। और मतलब एक कोटा की कंपनी थी, उसको मैंने दिया। तो शुरू में तो उनने मुझे भरोसा नहीं किया कि ऐसा कुछ बन सकता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, बट मैंने उनको दिया। और जब फिर उनने यूज़ करा तो उनने मुझे 50,000 रुपये दिए। तो वो एक ऐसी जर्नी थी कि 7वीं के एंड तक मैंने मेरा एक सॉफ्टवेयर बनाया और 8वीं में पहुँचते पहुँचते वो 50,000 रुपये में मैंने बेचा। तो तब से एक दोनों चीज़ें पैरेलली चली कि एक पैसा भी आया, ठीक है, और सेम फिर 12वीं क्लास में फिर से उन लोगों ने मुझे 50,000 रुपये दिए और वो एक रिकरिंग मेरे कस्टमर बन गए। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही। बहुत बढ़िया। तो ये जो 251 रुपये पापा ने दिए थे, उसी के नाम पे हमारी कंपनी लीगल 251 है या कुछ और इसका? हाँ, मतलब बेसिकली लीगल 251 की अगर मैं बात करूँ तो वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि 251 रुपीज़ से शुरुआत है। वो तो खैर एक है ही, वो नंबर कॉन्फिडेंटली वहाँ पर भी मैच हो गया। और 251 से ज़्यादा लीगल सर्विसेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो मतलब हमारे को मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि सारी लीगल सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं मिलती है। जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, सब ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक ऐसा कुछ लीगल स्पेस भी होना चाहिए ना कि मेरे को CA एडवोकेट से जो भी काम है मैं डाउनलोड ऐप करूँ, इंस्टॉल करूँ और सर्विस बुक करूँ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँ और काम हो जाए। तो वो कंसेप्ट लेकर के लीगल 251 को स्टार्ट करा था। बहुत बढ़िया। और मैं सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने स्टार्टअप लेवल पर सबसे बड़ी फंडिंग कह सकते हैं इंडिया की सबसे बड़ी या एमपी की? इंडिया की, हाँ, सीड राउंड बेसिकली, सीड राउंड मध्य प्रदेश में। और मेरी स्पेसिफिक सिटी अगर इंदौर में मैं बात करूं तो हाँ, इंदौर में तो शायद थोड़ा सा दुबई जाने के बारे में बताएंगे कि जो दुबई का एक्सपीरियंस था। दुबई में भाई साहब ये दुबई गए थे और इन्होंने जो फंड रेज किया था वो था $1 मिलियन का।
तो वो कैसे कुछ आइडिया आया, कैसे आपने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया? हाँ, बेसिकली मेरा मतलब फंडिंग साथ में मतलब एक समय ऐसा आया लीगल 251 के अंदर वी आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, बट मुझे ऐसा लगा कि एक्सपांशन अब करना चाहिए, मतलब कि क्यों नहीं कर रहे हैं, और ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज हैं, बाकी कंपनीज भी प्रॉफिटेबल है, तो आई डिसाइडेड कि ठीक है लेट्स गो फॉर सीड राउंड। तो हमने सीड राउंड रेस करा। अब उसी समय पर कॉन्सिडेंसली मेरा जो सीड राउंड का मेजर पर्पस था कि मुझे दूसरी कंट्रीज़ में भी धीरे धीरे एक्सपांशन शुरू करना है, तो उसमें भी मुझे देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो उधर भी फंड्स चाहिए। तो कॉन्सिडेंसली गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट, थैंकफुल फॉर टू देम। तो दुबई में इवेंट होता है जाइटेक्स, बेसिकली इट्स बोल सकते हैं कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस कॉन्क्लेव वो होती है, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं, ये वो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब कि मैं दुबई जाऊंगा। तो सडनली मेल आता है गवर्नमेंट का कि ऐसा ऐसा है, और जो इंटरेस्टेड है सारी कंपनीज के लिए ओपन होता है, उसमें कोई पार्शलिटी या कुछ नहीं होती। तो मैंने वो भरा, स्क्रीनिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, गवर्नमेंट ने हमें सेलेक्ट कर लिया, मुझे सेलेक्ट कर लिया वहाँ भेजने के लिए। तो वो पूरी तरीके से एक ऐसा हुआ कि यहाँ तो फंडिंग एक तरफ से हमने रेज करी और एक तरफ से एक अपॉर्चुनिटी को हमने उसी समय पर ग्रैब करा। तो वो वहाँ फिर हम दुबई गए, और वहाँ पर भी मतलब इतना अच्छा रहा कि मुझे मौका मिला, मतलब 2 मिनट्स डेलीगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन। वहाँ पर भी कई सारे लोगों से कनेक्ट्स मिले। देन वी फाइनली साइंड MOU विद दुबईज रिनॉन्ड बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी। तो हमने उनसे MOU साइन कर लिया वहीं पर। तो अभी हमें क्या ऐसा सर्विस ला रहे हैं कि जैसे कि इंदौर में या फिर पूरे इंडिया में कोई भी पर्सन बैठा है, उसको यहाँ पर बैठा बैठे दुबई में अगर अपना बिजनेस खोलना है तो वो ऑनलाइन ही हमारे ऐप पे अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, और आगे की पूरी प्रोसेस गाइडेंस सेम उसको सब मिल जाएगी, और वो उस कंपनी ओपन कर सकता है। सेम दुबई वाले UAE पूरा बेसिकली UAE की वो कंपनी है। सो उनने हमसे करा कि जिनको इंडिया में बिजनेस करना है, तो वो काफ़ी एक अच्छी ट्रेनिंग चल रही है UAE, और मतलब हमारी तो बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया। और अभी रिसेंट समय में एक और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे जो भाई है वो शायद फिनलैंड जा रहे हैं। फिनलैंड? हाँ, फिनलैंड। फिनलैंड का थोड़ा सा बताइए, फिनलैंड का क्या है? हाँ, बेसिकली जैसे कि मैं दुबई से आया था, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये देखो कोई भी प्री प्लान नहीं है, मेरे को नहीं पता था कि मैं दुबई जाऊंगा, मुझे नहीं पता था। हाँ, बट व्हेनेवर आई गो आई विल पुट माई 100%। और वो शायद वही चीज़ें होती हैं कि ईच एंड एवरीबडी नो, अब लोग मतलब उसको देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैं कभी ऐसा लाइमलाइट में रहा ही नहीं, और ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत ही एकदम सटीक। तो वहाँ से आए, देन अगेन हमने फिर से अप्लाई करा। तो ये इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की तरफ से, तो स्लश करके एक इवेंट होता है हेलसिंकी फिनलैंड में, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टार्टअप टेक कॉन्फ्रेंस यूरोप की सबसे बड़ी, और वर्ल्ड में भी इन्वेस्टर समिट्स में टॉप में आती है वो, जो वो उसका नाम है स्लश। तो उसमें भी हमने अप्लाई करा। तो इस बार फिर से सारा स्टेप प्रोसीजर हुए, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, और ऑनलाइन एप्लीकेशन था बेसिकली वो पूरा। तो वो पूरा हमने करा, और वो ऐसा था कि उसमें इंडिया के सारे स्टार्टअप ने ऑलमोस्ट सब ने अप्लाई करा था, बट गवर्नमेंट सिलेक्टेड अराउंड 27 to 28 कंपनीज अगेन, और उसमें वापस से हम आ गए एक। बहुत बढ़िया। तो MP से मे बी MP और इंदौर से हम एक ही है जो वहाँ पर जा रहे हैं उस इवेंट में on 27। बहुत बढ़िया। इतनी सारी चीजें, तो एज क्या है आपकी? 23, लेकिन कोरोना के 2 साल हटा लो तो काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना के अगर 2 साल हटा दो, क्योंकि सब घर में थे, चलो 2 साल हमने हटा दिए, और अभी हम मान लेते हैं कि 21 साल उम्र है। तो 14 साल की एज में पहला सॉफ्टवेयर बेचा। 14 से 21 का जो दौर था, उसमें अपन ने क्या क्या किया और कहाँ थे अपन? वो ना एक मतलब ऐसा होता है ना, बहुत ही स्ट्रगल भरा दौर। ऐसा लगेगा कि मैं इमोशनल स्टोरी बना रहा हूँ, बट ऐसा नहीं, सच में वो था। क्योंकि हमारे परिवार में दूर दूर तक एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब घर में, हाँ, पिताजी ने हमें सपोर्ट बहुत करा, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा, वो जाते पंडिताई करते, जो भी उन्हें दक्षिणा आती, और वो बस उसी चीज़ के लिए सोचते कि ये इसकी फ़ीस भरना है, इसकी स्कूल की फ़ीस आ गई है, इसकी कोचिंग की फ़ीस आ गई है, ये फ़ीस भरना है, और वो उसी के लिए पैसा। और इवन मेरी मदर भी मतलब उस चीज़ को देखती है और उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगर घर में कोई चीज़ चाहिए तो पहले मेरी फ़ीस का पैसा अलग निकल जाए, उसके बाद ही हमारे घर में कुछ सामान है। तो वो जो था, बट हाँ, जब देखा चीज़ें, जैसे कि जब मैंने पैसा आया तो फिर मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मतलब अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा तो मैं अगर अभी 50 कमा रहा हूँ तो मतलब ये तो मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल। तो वो मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। देन स्कूल के समय से ही वो सारी चीज़ें चलती रही। कॉलेज में अब सबसे बड़ा चैलेंज था कॉलेज की फ़ीस,
क्योंकि कॉलेज तक मैं पैसा कमाने लग गया था और मैंने काफ़ी एक अच्छा फंड भी बना लिया था। बट मैं चाहता था कि मैं मेरे फर्स्ट ईयर में ही मतलब मेरे कॉलेज में जब मैं 12वीं क्लास में था तब मेरे पास लाख बहुत बड़ा अमाउंट मैंने इकट्ठा कर लिया था। तो फीस का वो नहीं था, बट स्टिल माय फादर्स की इसकी फीस भरना है। तो एक बहुत ही चीज़ हुई। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं गया, हैकेथॉन्स होती है असल में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नेशनल लेवल होती है, सिटी लेवल पे होती है, तो हैकेथॉन्स होती है। तो हमारी इंजीनियरिंग में पहला मेरा फर्स्ट ईयर हैकेथॉन हुई, मैं उसमें जीत गया 50,000 1 लाख रुपए वहाँ से आए। सेकेंड ईयर फिर से हैकेथॉन हुई, फिर से मैं फर्स्ट प्राइज जीता। थर्ड ईयर थर्ड हैकेथॉन फिर से मैं जीता। फोर्थ ईयर भी मैं एट द लास्ट हैकेथॉन जीता। तो मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस है आ गई तो हैकेथॉन से ही आ गई। बहुत बढ़िया। और उसी समय पर 12th क्लास में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब मैंने मेरी कंपनी जो आईटी की टीम बनाई थी और धीरे धीरे कर दे उसमें स्टार्ट कर दिया। साइबर में मैंने काफ़ी काम करा, मतलब डार्क वेब वगैरह सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो उस पर मैं फ्रीलांसिंग में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे तो जो एकदम एक्सक्लूसिव थे और मेरे इंटरेस्ट के थे, तो उस दर से करा। क्रिप्टो करेंसीज से करा, फिर उसके बाद में लीगल टेक कंपनी की शुरुआत करी। तो उसे करते करते स्टेप बाय स्टेप मतलब हर साल नई चीज़ें होती गई और आज यहाँ तक पहुँच गए। नहीं, जैसे आपने बोला कि 12th तक आते आते चीज़ें हो चुकी थी। हाँ। तो जैसे 12th में आए तो वहाँ बाबू सोना का चक्कर नहीं था, क्योंकि अगर इतना आगे ग्रो कर रहे हो तो उसका क्या है? बेसिकली मतलब यार समय बोलूँ तो समय ही नहीं मिला। मतलब ना दिमाग में ऐसा था ना कि आप सुबह जैसे कि स्कूल आए, स्कूल से घर आए, फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठ गए, आप कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, कॉलेज के असाइनमेंट पूरे करो, फिर आप कॉलेज मतलब बाबू सुना तो नहीं मतलब ऐसी मतलब सिस्टर्स बहुत बनाई जिनको मैं डेयरी मिल्क देता था कि मेरा असाइनमेंट लिख दो क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो वो चीज़ें हुई, बट कभी उस चीज़ में, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, पूरी तरीके से उसी में लग जाते हो, तो आपको ना हर जगह वही दिखता है। मैं मेरी नोटबुक भी खोलूँगा तो मुझे मेरे प्रोग्राम्स के लॉजिक ही दिखेंगे, कंप्यूटर कोडिंग ही दिखेगी। तो वो एक सीन चलता रहा, तो कभी उधर ध्यान गए ही नहीं, मतलब गलती से और साला ना किसी ने अप्रोच करा। तो अच्छा है कि तो ये आपको बुरा लग रहा है इस चीज को कि आपको नहीं बुरा नहीं लग रहा है, खुशी हो रही है कि हमें शायद इस ट्रैक पर नहीं होता, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो काफ़ी सॉर्टेड लाइफ चल रही है और सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जैसे आपने हैकेथॉन का बताया कि कॉलेज आते आते अभी एक न्यूज़ आई थी कि इंदौर की एक गली से निकलकर एमपी के टॉप हैकर्स में नाम आया। तो हाँ, सो बेसिकली हाँ, सो करेंटली जैसे कि इथिकल हैकिंग में आई एम टू मच इंटरेस्टेड एंड मतलब शायद एक तरीके से भगवान की कृपा बोल लो या कुछ बोल लो कि मुझे ऐसे मेरे को और भी इतना ऐसा मिला, आसपास के सराउंडिंग के साथ में अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिली कि मैंने गवर्नमेंट के साथ में भी वर्क कर रहा हूँ और काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। तो एक तरीके से वो ना एक मतलब मेरी सारी कंपनीज अपार्ट और मेरा वो एक पैशन है, तो उसमें मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया और वो सारी चीज़ें बतानी न्यूज़ में कहाँ से पता लग गई सबको और वो चीज़ आ गई। नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी एज अभी ज़्यादा है नहीं, आप बहुत मतलब कम ही एज है, 23 साल एज है आपकी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिस्क? देखो, रिस्क की मैं बात करूँ, शुरुआत की थी 250 रुपये से, है ना। और मैं मतलब जैसे कि कुछ मेरे पिताजी पंडित हैं तो मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। बिल्कुल। तो ऐसा था कि जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब ये बहुत ही एक अच्छी लाइन है जो मैं बहुत अक्सर सुनता रहता हूँ, तो जब कुछ भी नहीं था पास में जो था वो भी राम था, अभी सब कुछ है, जो साथ में है वो भी राम है। कल सपोज कुछ ऐसा हुआ और कुछ नहीं रहेगा तो जो बच्चे का राम तो रहेंगे। तो बस वही एक सिद्धांत मन में बना रखा है और बस हाँ, आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आप जिस जगह पर पैसा लगा रहे हो या फिर जो चीज़ कर रहे हो तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। आप लोगों के कहने पे मत जाओ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर मैं यहाँ पर पैसा लगा रहा हूँ और यहाँ से मुझे रिटर्न आएगा तो यार मत सोचो, क्योंकि मैंने मेरे बिजनेस का जब स्टार्ट करा था जब बताने वाले कोई नहीं थे, अब जब सब कुछ सही चल रहा है ना तो बताने वाले बहुत है। तो मेजर है कि आप जैसे पहले थे वैसे ही रहो और जस्ट ठीक है ना, वो लाइन है ना, रिस्क है तो इसका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रिस्क है तो इश्क है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, हो सकता है कि ये गलत भी हो तो थोड़ा सा आज सच्चाई का पता भी लगा ही लेते हैं कि कन्हैया शर्मा का तो लग्जरी कारों का काफिला है और उन्होंने अभी रिसेंट की खबर है कि शायद अलीशान बंगले में वो रहते हैं। तो ये कितना सच है? और क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा ना कि
मतलब ये मेरे को भी नहीं मालूम मेरा वो बंगला कहाँ पर है। देखो लिटरली मतलब, और कहाँ पे मेरी कार का Luxury cars। काफी लाख कहाँ है वो लग्जरी कार्स का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब स्टार्टअप में इन्वॉल्व होते हो, जब देखो ऐसा है ना कि चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी पब्लिक हो, जब चीज़ें अच्छी चलती है तो एवरीवन विथ यू, आप जो भी आप छोटी सी चीज़ बोलोगे वो इतनी बड़ी बनेगी। जब आपके साथ में सब कुछ गलत होता है ना, तो आप इतने से पॉजिटिव हो गए लेकिन नेगेटिव बड़ा बना देंगे। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है। अभी भी मैं अगर रियलिटी की बात करूँ, मेरा घर है बेसिकली इंदौर में, जगह नहीं बताऊंगा किस जगह पर, बट 15-50 का मेरा मकान है। आज भी मैं उसी घर में रहता हूँ। हाँ, घर वालों ने बोला, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अब स्विच करो, दूसरी जगह पर जाओ, प्लान भी करा था बट वो फिर से मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं, क्यों मेरे इमोशंस ना अभी छूट नहीं पा रहे हैं उस जगह से, क्योंकि उस जगह ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। जब मैं मेरी लाइफ के एक ऐसे पार्ट में था जब मेरे पास जब कुछ भी नहीं था, और उस मोमेंट पर उस जगह से मैं निकला, पढ़ा, उन गलियों में मैं घूमा हूँ, तो वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी भी मेरा है क्या कि यार एक लाइफ का मतलब एक मेरा पार्ट तो मैं उसी जगह पर रहूँ, मेरे पुराने घर पर ही रहूँ, और मैं अभी भी वहीं पर रहता हूँ। सो देखो, कोई लग्जरी गाड़ी का काफिला नहीं है नॉर्मली। हाँ, कार है, कार में मेंटेन करता हूँ, तो इट्स नॉट अ लग्जरी कार, इट्स नॉट अ डिसेंट कार, फैमिली कार। बिल्कुल सही। तो भैया अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि क्या है ना कि अच्छी खबर दबा दी जाती है और ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ही फैलाई जाती है। तो जिसे ये जर्नी जो है, तो इस जर्नी में क्या क्या स्ट्रगल हमने फेस किया, क्योंकि 14 साल की एज से जब शुरू किया है तो नो डाउट के बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। रीज़न आप बताओगे, क्योंकि आपने 14 साल की एज से शुरू किया और 21 या अभी 23 है तो 2 साल हमने हटा दिए, तो 21 तक आते हुए करोड़ों की कंपनी बना दी है। तो वो गुरु मंत्र आपको पता होगा कि कैसे स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाया जाता है। लेकिन इस सक्सेसफुल बनाने से पहले जो आपका स्ट्रगल था वो क्या रहा है? स्ट्रगल मतलब बेसिकली यही होता है ना कि सबको वही ही आपकी लाइफ दिखती है जो आपने अचीव कर लिया है इससे पहले की। अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि कोई भी आदमी स्टार्टअप सोचता है ना, तो वो ग्राउंड पे काम नहीं करना चाहता। मैंने जब मान लो मेरी आईटी कंपनी स्टार्ट की थी, तब मैंने एक ऐसा सोर्स पकड़ा जो आज भी शायद लोग हंसेंगे कि ऐसा क्या होता है। मैंने मेरी आईटी कंपनी के लिए भी पैम्पलेट छपवाए थे। इसमें लिखा था 15,000 में आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, आपको गूगल पे हम लिस्ट करेंगे। वो स्टार्टिंग थी मेरी, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि आज हम अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ तो वो स्टार्ट वहीं से मेरा हुआ है। आज मैं काम कर रहा हूँ तो 15,000 में वेबसाइट बनाएंगे, लोगो बनाएंगे। और मैंने ऐसा सोचा कि जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है ऐसी शॉप्स पे, और मैं खुद जाता था और मैं ना उनकी शटर के नीचे से डाल देता था। अब उसमें से फ़ोन आते थे कि ये, क्योंकि वेबसाइट एकदम था, हाँ वेबसाइट मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा, कोई भी गूगल पे सर्च करेगा आपको तो आप दिखोगे। तो वो चीज़ भी एक फेज़ रहा। उसके बाद में जब लीगल टेक कंपनी में आए, सारी चीज़ें करी, तो यहाँ पर भी हिट ट्रायल्स, ये वो, इन एडवोकेट्स के पास जाना, उनके पास में जाना, इन सीए के पास में जाना, उन सीए के पास में जाना। तो ये मेरे पार्टनर्स, वहाँ पर भी स्ट्रगल रहा। और कई बार ऐसा होता था कि हमको लोग एंटरटेन नहीं करते थे। मतलब हम अगर किसी से टाइम ले रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं, उनको कोई चीज़ें बता रहे हैं, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, बिकॉज हम बहुत छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, क्या ही करेंगे आगे, और ये तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो, सबसे मेजर चीज़ है ना कि यू हैव टू फाइट विद दिस, बट दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ क्लियर करना है कि यार देखो, मेरा कंसेप्ट तो सही है, अगर आपको उसमें बिलीव है तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब बेचा तो पत्थर को भी जा सकता है कुछ दिखा करके। तो वो आपको यू हैव टू लिस्ट आउट द यूएसपी। अगर आपके प्रोडक्ट में सच में यूएसपी है, मार्केट ऐसा है, तो फिर तो यार क्यों नहीं बेचा जा सकता है। तो ये एक उसमें रहा। और गुरु मंत्र सॉर्ट ऑफ, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी आज भी मैं पढ़ता हूँ। बस एक चीज़ है कि आपको ना डेडिकेट होना पड़ेगा। देखो क्लियरली चीज़ है, अगर मैं आज भी इतना सब होने के बावजूद भी स्टिल आई एम लर्निंग। मेरा रात में मतलब मैं घर पहुँचते पहुँचते सारी चीज़ें रैप अप करते 12:30 बज जाती है। 12:30 से 3 आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं आज भी पढ़ता हूँ, मेरे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर अप करता हूँ, चीज़ों को करता हूँ, उन्हें देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, हिट ए ट्रायल करता हूँ। तो इट इज़ नॉट अ गुरु मंत्र, इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड
कंप्लीटली चीज़ों को सीख रहे हो और उसको कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं इंजीनियरिंग का बंदा, मुझे फाइनेंस नहीं पता था, मुझे टैक्सेशन नहीं पता था, लेकिन आज मेरी लीगल टेक कंपनी है। रीज़न बिहाइंड, मैंने पहले सीखा, जाना, तो डिग्री डजेंट मैटर, कोई भी चीज़ दूसरी भी कोई मैटर नहीं करती है। आप पढ़ो, समझो, जितना अच्छा समझ आ रहा है एक्सपेरिमेंट करो और फिर उसके रिजल्ट से आप जज करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो एक गुरु मंत्र सिर्फ इतना सही है कि यार अगर आप किसी चीज़ में कूद रहे हो ना, तो फिर पूरे हाथ पाँव सब ऊपर करके और प्रॉपरली उसके अंदर कूदो, नहीं तो फिर कूदो ही मत। या तो करो तो ऐसा करो कि सिर्फ करना है, एग्जैक्टली, या तो करो ही मत। अगर आप पहले से ही सक्सेस फेलियर के बारे में सोच लो कि मैंने तो ये मान के चला था कि अगर फेलियर हो जाएगा तो बुरे से बुरा क्या होगा, खोने के लिए कुछ था ही नहीं। जैसे बताया कि 250 रुपए से शुरू किया था, तो मतलब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना, तो बुरा से बुरा क्या होगा। अब इतना तो यार खुद के एफर्ट्स, खुद के हाथ पांव तो चलाना पड़ेंगे, तभी तो चलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अभी सक्सेस फेलियर मत सोचो, आप तो आपका 100% लगाओ। मान लो इन केस उसके बाद भी चीज़ नहीं चली, तब भी आपके पास में इतना नॉलेज रहेगा कि अगर कोई चीज़ वो कर रहा होगा तो आप बोल दोगे कि भाई ये नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने इतना एक्सपीरियंस इसमें गेन करा है। तो बस ये कि ऑलवेज पुट योर 100%। बहुत बढ़िया। लोग स्टार्टअप में कहाँ गलती करते हैं? आपको क्या लगता है कि लोग स्टार्टअप में गलतियाँ कर रहे हैं? देखो, स्टार्टअप में क्या होता है कि एक समय रहता है जब आपके पास में पैसा नहीं रहता है ना। जनरली अगर एक ऐसे स्टार्टअप, कई स्टार्टअप तो ऐसे होते हैं उनके पास शुरू से पैसा रहता है, हो सकता है फैमिली या फिर ऐसे, और कई लोगों के पास में नहीं होता है। तो जैसे ही वो पैसा आता है ना उनके पास में, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब ये मैंने सबसे ज़्यादा एक पेन पॉइंट देखा है, वो एकदम से उस पैसे को यहाँ पर लगा देना, वहाँ पर भी लगा देना, ये भी ले लो, और फिर वो ना धीरे धीरे ऐसे लग्जरियस होते चले जाते हैं। जैसे मेरी न्यूज़ है कि मेरे कार लग्जरी यार, कार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं जो भी, तो इट्स पर्टिकुलरली फॉर द कंपनी, और वो उसी में लगे। मैं भी खुद ही एक कंपनी का पार्ट हूँ, कंपनी है तो मैं हूँ। ओके, तो सबसे ज़्यादा कि मिसमैनेजमेंट, दे आर मिसमैनेजिंग द थिंग्स। वो या तो फंड्स उनके पास में होते नहीं है, अगर आ भी जाते हैं गलती से तो वो ठीक से यूटिलाइज नहीं करते। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पंखा नहीं, हमें पहले हवा भी नहीं चाहिए। हमें बेसिकली स्टार्टअप में चाहिए हमारे रिसोर्सेस जिसके थ्रू पैसा बनेगा। तो गलती क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी दो अलग अलग चीज़ है। लाइबिलिटी में पैसा डालते जाएंगे, उसी के बारे में सोचते जाएंगे, टीवी अच्छी होना, फिर ये ऐसी ठंडा होना चाहिए, बटन दबाने पे आना चाहिए प्यून, इस पे फोकस करेंगे। इस पे फोकस नहीं करेंगे कि पैसा कैसे आएगा, मैं ऐसा क्या करूं, मार्केटिंग में ऐसा किस जगह पर पैसा लगाऊं कि मुझे रिटर्न आए। तो मेजरली एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटी मत बनाओ। पैसे को ठीक से यूटिलाइज नहीं करोगे तो फेलियर निश्चित है। और अगर पैसा नहीं भी आ रहा है तो जस्ट फोकस की नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इफ यू हैविंग नेटवर्क देन इट इज़ योर नेटवर्थ। तो नेटवर्क बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करो, और नेटवर्क बनाने के लिए पैसा नहीं लगता है, ये मेरा मानना है और मैंने उसको प्रूव भी किया। उसके लिए लगता है व्यवहार। हाँ, exactly. और क्यों, एक चीज ये भी है ना कि इंदौरी है। हाँ, व्यवहार तो देखो हाँ, मतलब के भरा हुआ है। ऐसे बाहर भी गया, कहीं फॉरेनर्स भी मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, तो ऐसा मतलब है, मतलब वो चीज़ शायद खून में है, या फिर वो ही मेरी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है कि मैं किसी के साथ में भी 10 मिनट बेचता हूँ तो मैं मतलब अगले 5 मिनट उसको समझता हूँ कि वो किस तरीके से सोचता है, उसके दिमाग में क्या है, पॉजिटिव इंसान है, नेगेटिव इंसान है। और फिर 5 मिनट सोचने के बाद ना अगले 10 मिनट मैं ही बोलता हूँ और उसको सिर्फ सुनना होता है। तो अगर आप आदमी को समझना सीख गए और व्यवहार बनाना सीख गए तो यार क्या पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे कन्हैया शर्मा जी को। तो जैसे भैया अभी एक चीज़ आपने ये कही कि यार पैसा आता है, हाँ, तो पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शौक बड़े होते हैं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी माता आती है तो दिमाग बुद्धि पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे अभी हमने स्टार्टअप के लिए समझा, तो हमारे पास भी करोड़ों रुपए आ रहे हैं, हर एक चीज़ आ रही है, तो उससे अपन ने कैसे ओवरकम किया? देखो बेसिकली क्या होता है कि आपने लक्ष्मी माता का बोला, मैं उसी से एग्जांपल देता हूँ। तो बेसिकली ऐसा है कि लक्ष्मी जी ना 2 रूप में आती है, एक गरुड़ पे बैठ के आती हैं और एक उल्लू पे बैठ के आती हैं। दोनों वाहन है बेसिकली। गरुड़ भगवान भी वाहन है, अगर वो नारायण के साथ में आएंगी तो वो गरुड़ पर बैठ के आएंगी, अगर वो अकेली आएंगी तो वो उल्लू पर बैठ कर आएंगी, और वो जो उल्लू है ना वो आपको उल्लू बना देगा। तो आपको सबसे मेजर फोकस करना है कि मेरा सोर्स ऑफ जो इनकम है वो सबसे पहले एक अच्छी जगह से हो, सस्टेनेबल हो, मतलब वो उतना पैसा मुझे हर मंथ मिले, लॉन्ग टाइम के लिए मिले, और मैं काम करूँ तो भी मिले, मैं काम नहीं करूँ तो मेरी टीम जो काम कर रही है उसके थ्रू मुझे मिले। ठीक है, फिर बारी आती जब पैसा आ गया तो उसको यूज़ करना। अब खर्चा भी सेम,
मेरा खर्चा उतना ही हो कि इतना मेरा पैसा आ रहा है उसका एक पार्ट ही मेरा खर्चा हो, बाकी हमेशा मेरा एक सरप्लस फंड बढ़ते चले जाए। हम खर्चे ज़्यादा पाल लेते हैं और उधर पैसा कम होता है और चीज़ अच्छी होती है उसके बावजूद फेलियर हो जाती है। हाँ, शुरू में यू हैव टू एक्सपेंड, जैसे कि जब फंड्स आते हैं या कुछ भी होता है, जब आपको ना टीम इनलार्ज करना होती है तो आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब आपको बढ़ाना ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। तब मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, बट एट अ टाइम देन यू हैव टू स्टॉप, पुट ब्रेक ऑन दिस और फिर सेल्स का पेडल दबाना होता है। तो आपको ये कभी ख्याल नहीं आया कि यार अब इतना आ गया है तो अपनी भी फेक फाक होनी चाहिए, भैया के डिजाइन होनी चाहिए, रोला जमना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं, मैं लिटरली बताऊं, मतलब मैं कभी मतलब पैसे से सेटिस्फाइड हूँ ही नहीं और मैं पैसे के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ। मतलब मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने मेरे विजन में पैसे को कभी भी प्राथमिकता दी नहीं। मेरा एकदम सिंपल था, कट टू कट एग्जाम्पल था कि मैं कुछ भी नहीं था, मैंने करा तो आज मेरी टीम है और मेरी टीम ही में है तो मैं हूँ। ओके, तो मेरा नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, इस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट। ओके, आप अगर इस पे फोकस करोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आना ही है। ओके, और वो ऐसे बाय प्रोडक्ट आना है। हाँ, फिर जितना आपको लग रहा है आप उसमें से यूटिलाइज करो। और एक नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए, रहन सहन अभी इतना भी स्टेज पे नहीं पहुंचे कि बिल्कुल अल्ट्रा सब कुछ, जब अगर एक मोमेंट आएगा कुछ अगर है ऐसा मन में करेंगे भी, बट इट्स नॉट अभी टाइम। अभी मेजरली आप देखो मल्टीप्लायर, आप डिवीजन पे अभी कम फोकस करो और मल्टीप्लायर जितना कर सकते हो बस करते जाओ, वो ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे युवा अभी हमें देख रहे हैं, तो हर एक का सपना होता है कि यार मैं भी स्टार्टअप करूंगा, और होता क्या है ना, आजकल हम दूसरों की लाइफ देख के खुद को कंपेयर कर लेते हैं और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री चेंज कर लेते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। इसके लिए ना मतलब आप ऐसा समझोगे कि मैं कोई बुक्स पढ़ के ज्ञान दे रहा हूँ, बट लिटरली मैंने एक बहुत ही एक अच्छी इसमें एक लाइन बनाई है, खुद से बनाई है ना। मेरा ऐसा मानना है, मैं किसी को ऐसा हाथ नहीं करना चाहता। हाँ, ये आपका मानना है। मतलब ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है। मैंने जो चीज़ अभी ऑब्जर्व करी है, मैंने जितना अच्छे से इतने सालों में बिजनेस को समझा, बिजनेस इस लाइक ना शेर की सवारी, ठीक है। आप उसके एकदम ऐसे बाल खींच के उसके ऊपर बैठ के उसको चलाना होता है बिजनेस को। अब अगर गलती से कोई चीज़ इधर उधर हुई, आपके हाथ छूटे तो आप गिरोगे, ठीक है, और आपका बिजनेस ही सबसे पहले आपको खाएगा। शेर आपको खा जाएगा। तो बिजनेस ना एक शेर की सवारी जैसा है। अब लोग क्या करते हैं कि खुद के शेर को ना देखते हुए दूसरे शेर के शेर पर बैठने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही अपने शेर पे से हाथ छोड़ते हैं वो उनको खा जाता है। तो एक्चुअली करो वही जो आप कंट्रोल कर सको। आज मेरा जो विजन था वो आईटी था, तो पहले मैंने स्टार्ट आईटी से ही करा। देन मेरा विजन बना कि मुझे लीगल टेक में एक स्कोप दिखता है, तो मैंने उसको एक्सप्लोर करा, उसमें मैंने लोगों ने मुझे ढूंढा, मैंने स्टार्ट करा और फिर हमारी लीगल टेक कंपनी मेरे पार्टनर्स के थ्रू और हमने स्टार्ट कर दी, है ना। बट स्टिल मैं मेरा पार्ट देखता हूँ, वो उनका पार्ट देखते हैं, इस तरीके से चीज़ें ट्यूनिंग में चलती है। बट आप देखो, आप ना शक्तिमान नहीं हो कि आप सब कुछ कर लो, है ना। तो आपका सबसे पहले देख लो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, स्टार्टअप स्ट्रेंथ पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा है कुछ भी बना सकते हैं अगर अच्छा आइडिया आ गया तो। बट आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कंपनी में भी वही पार्ट संभालो कि जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब जैसे मैं मेरा लूँ तो सेल्स में मेरी स्ट्रेंथ है, आईटी में मेरी स्ट्रेंथ है, टीम मैनेजमेंट में मेरी स्ट्रेंथ है, तो ये मेरी क्वालिटीज़ हैं कुछ, तो वो मैं उन्हीं पे फोकस करता हूँ। जो कंप्लाइंस वगैरह वो वाला जो पूरा पार्ट है वो उस पर मैं फोकस ही नहीं करता हूँ। मैं फोकस इन द सेंस कि जस्ट रिपोर्टिंग, लेकिन उस चीज़ का एक्सपर्ट हो जो उस काम को देखे, क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है। बस ये ऐसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे। तो आप क्या कहना चाहोगे उन युवाओं से जो सोच रहे हैं कि यार हम भी ऐसी कुछ चीज़ें करें, स्टार्टअप करें, तो उन्हें क्या पॉइंट फोकस करना चाहिए? सबसे पहले लर्निंग ऑब्वियस करनी ही चाहिए, तो वो अगर किसी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो उसकी लर्निंग करें, हाँ, या कुछ ऐसे की पॉइंट अगर आप देना चाहें उनको। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लो कि पैसा है तो स्टार्टअप कर पाएंगे। गलत है। बहुत गलत है। ऐसा लग सकता है सब मेरे को बोलें क्या भाई क्या बात कर रहा है, गलत है यार, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैसा है। देखो मैंने फिर से एक चीज़ थी कि नेटवर्क है तो नेटवर्क है। आप एक छोटा सा आइडिया सोचो, आप पहले उसका मार्केट में फीडबैक लो, ठीक है, आप पैम्पलेट्स बना लो, आप कुछ और बना लो, कोई ऐसी चीज़ें कुछ और प्लान कर लो जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस आइडिया से कनेक्ट कर पाओ। और देन सीधी सी बात है कि आप फिर क्या करो कि जब आपने बना लिया ऐसी कोई चीज़ें तो स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, है ना। वो लोगों को चीज़ें दो, उन लोगों को चीज़ें बांटो,
जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको मार्केट का आइडिया लगेगा, उसके बेसिस पे देन आस्क टू योर फैमिली, आस्क टू योर फ्रेंड्स कि थोड़े इतने पैसे की ज़रूरत है कि देखिए मेरा ये है, इतना रिस्पॉन्स आया है। आदमी क्या करता है, पहले पैसा ले लेगा फिर ये काम करेगा और पैसा पूरा ख़त्म कर देगा। तो आपको जब पायलट रन करना ही है तो खुद पहले एक छोटी सी चीज़ से कर दो। जैसे हमने तो पैम्पलेट बना के करे, जैसे तैसे क्या खर्चा लगता है यार पैम्पलेट में, 50 पैसे 30 पैसे में पैम्पलेट बढ़ता है। आदमी आज कैफ़ेज़ वगैरह में कहीं पे जाता है 3-4 हज़ार रुपये खर्चा कर देता है। उतना ही अगर पैम्पलेट छपा के और बांटेगा और फीडबैक उसमें एक नंबर डाल देगा नीचे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फ़ोन लगा, तो उसको एक्चुअली मालूम तो पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं क्या, मेरे आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं। फिर उसी पे उसको कॉन्फिडेंस आएगा, करेक्शंस वहीं पर हो जाएंगे और फिर उसके बाद में ले थोड़े से फंड्स और धीरे धीरे स्टार्ट करें। तो मेरा मेजर ये है कि पैसों से मत चीज़ों को तोलो, टीम अच्छी बनाओ, लोगों को जोड़ो, ओके, और सीधे स्टार्ट करो आपके ड्राई रन से, पायलट रन से। जब चीज़ें अच्छी चल रही हो तो फिर यार हाथ तो फैलाना कहीं ना कहीं पड़ते हैं शुरू में, तो फिर फैलाओ। और वो भी लर्निंग सॉलिड हो तो आदमी आपको पैसा क्यों देगा, आप उसको देखो रिटर्न के लिए ना। सही बात तो है। बस यही है, आके आप लोगों को क्या दे रहे हो और वो आपको क्या देंगे। यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू शो कि ये मेरे पास में देखो ये कोहिनूर डायमंड है, इसको ऐसे देखते हैं तो इसका ऐसा पैसा लगता है। तो अगर आपके पास में है तो दिखाओ, अगर नहीं है तो पहले डायमंड बना लो। जैसा आपने बताया कि आप 12:30 बजे ऑफिस से निकलते हो, घर जाते हो 3:30 बज जाते हैं, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मतलब बेसिकली ऐसा है कि ऑफिस से घर पहुंचना मतलब 12 साढ़े 12 अराउंड रात हो जाती है। फिर घर पहुंचते हैं और फिर मेरी लर्निंग शुरू होती है। मतलब खाना वाना खा करके, भोजन करके, खाना तो अब देखो पॉडकास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भोजन करता हूँ, खाना नहीं खाता बाबू है ना। तो भोजन वगैरह करके बैठता हूँ मैं पढ़ने, तो 3 साढ़े 3 हो जाती है। अराउंड 4 बजे मैं सोता हूँ। लोग बोलेंगे कि कैसा है, उल्टा ही शेड्यूल चल रहा है, बट वो मेरा ऐसा शुरू से ऐसा चलते आया है। मैं रात में पढ़ाई में फोकस करता हूँ, तो 4 बजे मैं सोता हूँ और 4 से 8 बजे मैं उठ जाता हूँ फिर से। सिर्फ 4 घंटे? हाँ, वो मेरा ऐसा शेड्यूल हो गया। मतलब ऐसा सोते सोते मैं 4 घंटे से ज़्यादा मैं कोशिश भी कर लूँ तो वो नहीं हो पाता है। मैं सफिशिएंट है मेरे लिए, वो एक हैबिचुअल हो गया ना, मुझको कोई उससे इशूज़ है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो 8 बजे मैं उठ जाता हूँ और फिर उठने के बाद देखो ऐसा कोई अपने साथ में जिम वाला कोई सीन नहीं है कि मैं जिम में जाता हूँ ऐसा कि मैं बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही इन चीज़ों को मैं लेकर के फिटनेस और इस सब के मामले में मैं अभी थोड़ा दूर हूँ, ना दूर दूर तक। हाँ, बस उठे, अपना फ्रेशअप वगैरह हुए, चीज़ें वगैरह, फिर निकले घर से 1 आधे घंटे में थोड़ा बहुत खा पी के सीधे मंदिर। तो हमारे पास में हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर जाता हूँ। 1 घंटा मेरा वहाँ पर रहता है सीन, तो हनुमान जी की सेवा भक्ति करता हूँ 1 घंटा। और ऑफिस पहुँचते पहुँचते 11:30 12, 11:30 मैं डॉट ऑफिस पहुँच जाता हूँ। फिर तो ऑफिस से ही जो 12 से फिर अगेन 12 वो पूरा टाइम मेरा ऑफिस में ही होता है। तो मतलब एक तरीके से मेरा सुबह का लंच ऑफिस में, एक तरीके से मेरा डिनर भी सभी ऑफिस में ही है ऑलमोस्ट। तो हाँ, फिर बीच में कुछ मीटिंग्स आती है यहाँ पर जाने की तो करता हूँ। बाकी बस यही मेरा एग्जैक्ट पूरा शेड्यूल रहता है। हाँ, ऑफिस के शेड्यूल में मैंने चीज़ें बांट के रखी कि इतने से इतने समय मैं इस कंपनी पे इस चीज़ पे फोकस करूँगा, इतने से इतने समय इस पे करूँगा, इतना मेरा पर्सनल टाइम है, मैं मेरी पर्सनल चीज़ों पर फोकस करूँगा। तो ये बस यही चलता रहता है पूरे दिन। मतलब बैलेंस करके चल रहे हो चीज़? हाँ, बैलेंस करके मैं पूरी चीज़ों को चल रहा हूँ, बट हाँ टाइम मैनेजमेंट में मैं बहुत पुअर हूँ, आई एक्सेप्टेड। मतलब मैंने कई बार प्लान करा कि डॉट इतनी बजे से चीज़ें इतनी बजे डॉट पे ख़त्म हो जाए और ये वैसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, तो वो बोलने की बातें हैं, बट मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, टाइम मेरा फिक्स है कि 12 से 12 ऑफिस, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो, बट ऐसा टाइम मिसमैनेजमेंट होता ही है। डॉट वाला कोई सीन नहीं है, एक्चुअल फैक्चुअल जो है ये ऐसा ही है। जैसे अभी आपने बताया कि पार्टनर एंड ऑल, तो अभी कितने पार्टनर्स हैं और अभी कितनी कंपनियां हम रन कर रहे हैं? बेसिकली अभी जैसे मेरी एक IT कंपनी है जो पूरी वो मैंने ही स्टार्ट करी थी और उसमें मेरे पार्टनर मेरे पापा हैं। अरे वाह। तो पार्टनर इन द सेंस कि मेरे पिताजी के साथ में जब था तो डायरेक्टर 2 प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी बनाते हैं तो यू नीड 2 डायरेक्टर्स। ओके। तो मेरे पिताजी को मैंने डायरेक्टर बना रखा है, तो वो कंपनी सोली ओन्ड बाय मी। और फिर उसके बाद में मेरी लीगल टेक कंपनी है, तो उसमें मेरे साथ में मेरे जो पार्टनर्स हैं दिनेश जैन सर, बेसिकली अंकल सॉर्ट ऑफ है वो मेरे। सो वो बेसिकली ही इज़ अ वेरी गुड एडवोकेट
एंड वेरी मतलब एक तरीके से बोलो वेरी एक्सपीरियंस लीगल एक्सपर्ट, कि उस एंगल पे मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो लीगल 251 में हम दोनों हैं अलॉन्ग विथ इन्वेस्टर्स। ओके, और फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट करी है। बेसिकली एक तरीके से बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी जो कंसल्टेशन देती है रिलेटेड टू बिजनेस और एआई वगैरह इन सारी चीज़ों में, कैंपेन मैनेजमेंट एंड ऑल दिस। तो वो मैंने कंपनी स्टार्ट करी है, उसमें भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन मेरे पार्टनर हैं, प्रणव पचौरी सर उनका नाम है। सो ही इज़ टू वेरी एक्सपीरियंस इन कंसल्टेशंस एंड फाइनेंस एंड ऑल दिस सॉर्ट। तो एक वो कंपनी है, और बाकी तो ठीक है, अभी बस कंपनी तो फिर यही है। बाकी तो फिर सब अभी तो 23 साल की उम्र है, 2 साल हटा दो, अभी तो बहुत कंपनियां खोलनी बाकी है, राइट? हाँ, तो बेसिक मतलब मेरा ना एक बहुत ऐसा सिंपल सा है कि लोग बोलेंगे कि ये ऐसा बोल रहा है, बट मुझे मेरे बिजनेस से ना इमोशंस नहीं है। हाँ, ये इट्स अ ट्रुथ। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि बिजनेस से इमोशंस तब तक ही होना चाहिए जब तक कि चीज़ें नहीं चलें। जब चीज़ें चलें तो आप फोकस करो कि उसकी ग्रोथ पे कैसे फोकस कर सकते हो। एट अ टाइम इफ़ यू गॉट अ अपॉर्चुनिटी कि आपका बिजनेस आपसे अच्छा कोई और चला सकता है, बाहर हो जाओ। क्योंकि एक टाइम आपका हो चुका है, आपने उस बिज़नेस पे ध्यान दिया, बट अब हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो बहुत अच्छे से उसको ड्राइव कर सकता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। तो मेरा कोई भी बिज़नेस से मतलब मेरे को कोई इमोशंस नहीं है। मैं बहुत अलग तरीके से काम करता हूँ, लोग बोलेंगे कैसी बात कर रहा है, बट हाँ, टुडे आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी, मैं आज बेच दूँ सब कुछ। तो ये मेरा एकदम बिल्कुल ही सॉर्टेड है मतलब। और आप अगर उस तरीके से चलोगे तभी, और क्योंकि क्या होता है कि देखो बिजनेस अगर एक जैसा चल रहा है जब तक गुड है, बिजनेस कहीं नीचे जाता है, कहीं ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, एकदम से नीचे जा रहा है और आप उसमें लगाए जा रहे हो, पैसा लगाए जा रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे हो कि नहीं अब वो नहीं चलना है, मार्केट अब वैसा नहीं बचा है, तो आपको समझना पड़ेगा, उसको स्टॉप करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा उसमें से, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। ठीक है, हाँ, हम अगर ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जो आज के लिए सही नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 10 साल तक उसको कोई नहीं छेड़ रहा है, 20 साल तक कोई नहीं छेड़ रहा, तो इट्स गुड। बट दिख रहा है कि क्लोज हो गया है, ऑनलाइन चीज़ें आती जा रही है और आपका बिजनेस कहीं ना कहीं उस सेक्टर में नहीं है, तो यार इमोशंस तो बिजनेस से दूर ही रखो और जल्दी से आउट हो जाओ। जल्दी से आउट हो जाओ। मतलब सीधा सा बात है कि बचपन में जब खेलते थे तो बोलते थे नई घोड़ी नया दाम, तो बस सेम वही कंसेप्ट को फॉलो करो, चीज़ें ख़त्म नहीं होती ना। आप देखो, आप और क्या कर सकते हो, जब आप एक बिजनेस चला सकते हो, 2 चला सकते हो, तो आइडियाज़ की कमी है नहीं, फिर से कुछ नया सोचो और लेट्स डू दिस अगेन। बहुत बढ़िया। अगर हम शॉर्ट एंड सिंपल में समझें कि कन्हैया शर्मा से हम और हमारी ऑडियंस क्या सीख सकती है, तो वो क्या चीज़ें होगी जो हम आपसे सीख सकते हैं? देखो, सीखने जैसा तो ऐसा मुझ में कुछ है नहीं। हाँ, मतलब ना ऐसे कोई, हाँ, बस एक चीज़ जो मेरे को ऐसे लगती है, जो सबको जानना चाहिए कि योर फैमिली इज़ नॉट योर बैरियर। ये चीज़ मैं मतलब मेरे थ्रू हमेशा पास करता हूँ। बैरियर इन द सेंस कि आपकी फैमिली भली मिडिल क्लास है, आपकी फैमिली के पास में पैसा नहीं है, आपके घर पे पैसा नहीं है, आपके फादर के पास में पैसा नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचो कि यार मेरे पापा के पास में पैसे नहीं थे तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं भी आज बिजनेस स्टार्ट करता और कहाँ से कहाँ पहुँचता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ उसका, जीता जागता। आप फोकस करो, ठीक है यार, उनने बहुत कुछ कर दिया है, आपको खाना मिल रहा है 2 वक्त का, तो वो तो उनके थ्रू ही मिल रहा है, तो आपको खाने की टेंशन है नहीं। आप तो ये सोचा करो कि हाथ पांव कितने चला सकते हो कि खुद का कुछ खड़ा कर लो और उनको भी हैप्पी कर दो। तो ये चीज़ अगर दिमाग में रहती है ना कि यार अपना फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, अपने से नहीं हो पाएगा, तो आप खुद ही हिम्मत हार गए हो और कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, तो मतलब ये चीज़ है जो मैं बोलता हूँ सबको कि योर फैमिली इज़ नॉट योर बैरियर। तो फैमिली का एक्सक्यूज मत दो, अगर तुमने कुछ नहीं करा है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मतलब बहाने बनाना छोड़ दो। हाँ, बस। और जो काम करना है ना भैया, लग के करो। हाँ, सफलता एक दिन तो मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और सफलता है क्या, आदमी एक जैसा दौड़ रहा है, एक जैसा भाग रहा है, तो यार मिलना ही है, आप कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर एक अपन मतलब रोड पे पानी भी फेंकते हैं और फिर झाड़ू से उसको साफ़ करते हैं तो उतनी जगह गीली रहती है, वो अपने साथ कचरा तो दिखाते ही है। तो सेम चीज़ है, आप किसी चीज़ में लग गए हो, किसी एक एंगल में घुस गए, तो आपको भले कुछ नहीं मिलेगा, बट एक ऐसी लर्निंग मिलेगी कि दूसरी समय सेम आप वो गलती नहीं करोगे, तो कुछ तो मिलता ही है। बहुत बढ़िया। जैसे आपका बहुत जैम पैक रहता है पूरा दिन,
तो इसमें फैमिली और दोस्त वगैरह आना जाना, रिश्तेदार, हाँ ये थोड़ा सा एक एंगल है जिसमें मैं बहुत weak हूँ। इसमें फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कभी ऐसा सुनने को मिला है कि अरे वो तो बड़ा आदमी बन गया है, पैसा आ गया है, अभी बस अभी यहाँ पे आपसे बात करने से पहले एक फ़ोन आया था, फ़ोन ही नहीं उठाता है तो बड़ा आदमी है। लेकिन देखो ऐसा होता है ना कि यार आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो वो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि उसके मन में ऐसा नहीं, कुछ लोग नहीं भी समझ पाते हैं, तो ठीक है यार, आप खुश होना, मतलब ऐसा नहीं, सबके लिए टाइम होता है, बट वो है ना कि वो मेरा टाइम 12 बजे बाद शुरू होता है जब आप सो रहे होते हैं। जब सब सो रहे होते हैं। तो हाँ, संडेज को मैं कोशिश करता हूँ कि बात कर लूँगी। मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, लोगों की कंप्लेंट्स रहती है अक्सर कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, सबसे बड़ी कंप्लेन ये फ़ोन नहीं उठाता है और ये तो बड़ा आदमी बन गया है, अब क्यों नहीं फ़ोन उठाता है, ये वो। तो ठीक है, सुनना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनी गलती है, ठीक है सुनो, आगे बढ़ो, है तो घर वाले ही मान जाएंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं इंदौरी में टच में लोगों को कह देता हूँ कि भैया आप सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि आप इंसान हो। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर खुद को समझ रहे हो तो सफाई देते फिरो फिर सबको। बस एग्जैक्टली यही कंसेप्ट। तो आज आप शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, इवन हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर पधारे। और भैया जिसे अभी कंप्लेंट कर ही रहे हैं रिश्तेदार की टाइम देता नहीं है, बड़ा लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन भैया अपना फ़ोन उठाया, बाकायदा टाइम दिया, पूरा शो शूट हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी को देखकर यार मत जियो, क्योंकि सूर्य की आप जो है ना तुलना चंद्रमा से नहीं कर सकते, सबके अपने अपने काम है। तो आप जिस फील्ड में अच्छे हो उसमें लगे रहो, मेहनत करो, सफलता मिलनी है यार, भैया काय को टेंशन ले रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों से जिनको आप बताना चाहते हो कि भैया इंदौर में भी ऐसे करोड़पति लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो भैया मिलते हैं आप सभी से, जब तक के लिए जय श्री राम।